पंक्चुएशन। आज की हमारी वीडियो है पंक्चुएशन। व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स? ये हैं पंक्चुएशन मार्क्स। एक बात अपने माइंड में बिठाएं कि पंक्चुएशन मार्क्स दर हकीकत किस लिए होते हैं। पंक्चुएशन के सिर्फ दो ही मकसद है, गुफ्तगू के दौरान कितना वेट करना है, कितने देर के बाद सेंटेंस बोलना है, और गुफ्तगू का जो टून है, जो टून ऑफ कन्वर्सेशन है, वो लो एंड हाई किस तरह रखना है। अब आइए देखते हैं तमाम पंक्चुएशन मार्क्स, नेम्स, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ। हमने यहाँ आपके लिए 18 यानी 18 पंक्चुएशन मार्क्स जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं उनको यहाँ कलेक्ट किया है, जिसमें से सबसे पहला है पीरियड यानी कि फुल स्टॉप। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होगी, यकीनी तौर पर आपको पता होगा फुल स्टॉप क्या करता है। फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस को एंड कर देता है, जैसे द कैट इज स्लीपिंग, बात खत्म। शी वॉक्ड टू द पार्क, बात खत्म। प्लीज पास द सॉल्ट, बात खत्म। इन तमाम के साथ फुल स्टॉप आकर बात खत्म हो जाती है। कामा are used to separate items in a list, set of introductory phrases and separate clauses in a complex sentence. कामा किसी भी सेंटेंस में थोड़ा सा रुक कर बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप बहुत सारे लिस्ट आपके पास हों और एक एक का आपने नाम लेना हो तो उनके बाद कॉमा लगाया जाता है, जैसे आई हैव टू बाई एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंज। यहाँ एप्पल और बनाना के बाद कॉमा लगा दिए गए हैं। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता कि आई हैव टू बाई सम फ्रूट्स, तो फिर फ्रूट्स जो वर्ड है उसके बाद सेमी कोलन लगता और फिर एप्पल और बनाना के बाद कॉमा लगा दिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ कॉमा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कॉमा ही लग रहा है। दूसरा इस्तेमाल ये क्लासेस को अलग कर देता है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में अक्सर एक क्लास होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस एक साथ आ जाएं तो उसको फिर हम कॉमा से अलग करते हैं, और अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस आ गए तो फिर उसको हम सेमी कोलन से अलग करते हैं। आफ्टर वर्क आई विल गो टू द जिम। आफ्टर वर्क डिपेंडेंट क्लास है, आई विल गो टू द जिम इंडिपेंडेंट क्लास है, और इन दोनों को कामा से अलग कर दिया गया है। फिर इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस को किस तरह ये तरतीब देता है, सेट ऑफ करता है। जैसे एक बंदा है, वो बता रहा है कि आ रहा है, कौन? जॉन। अब जॉन कौन है? माय बेस्ट फ्रेंड। तो जिनको बता रहे हैं ये एक इंट्रोडक्शन है कि उन्हें नहीं पता कि ये इसका बेस्ट फ्रेंड है और इसका नाम जॉन है जो आ रहा है। ऐसे मौके पर हम कामा इस्तेमाल करते हैं। सेमीकोलन Semicolon are used to connect two closely related independent clauses, complete sentences. Example क्या है? She loves to swim, he prefer to hike. अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में रुक कर बोला गया है, लेकिन रुकने का जो प्रोसेस है वो कॉमा के निस्बत थोड़ा सा ज्यादा है, तो सेमीकोलन कॉमा से थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। जैसे दूसरा सेंटेंस है, द कंसर्ट स्टार्ट्स एट 7 PM, डोंट बी लेट। अब देखिए ये पूरा सेंटेंस अगर हम रवानी से पढ़ेंगे तो समझ भी नहीं आएगा और पूरा कंसेप्ट कन्वे भी नहीं होगा। जैसे द कंसर्ट स्टार्ट एट 7 PM, डोंट बी लेट, नहीं, हम बोलते वक्त ऐसे नहीं बोलते, लेकिन डोंट बी लेट के लिए रुकना पड़ेगा। सेमीकोलन कॉमा से थोड़ा सा ज्यादा रुकवाता है सेंटेंस को। आई नीड टू फिनिश माई एसे, इट्स ड्यू टुमारो। जैसे आमतौर पर हिंदी उर्दू में हम कहते हैं कि उठो मत बैठो, इस सेंटेंस को अगर हम रवानी से कहेंगे उठो मत बैठो तो इससे समझ नहीं आएगा। दोनों के बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और टोन भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। उठो मत बैठो यानी टोन भी चेंज हो गई और पास भी आ गया। कलोन आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और कोटेशन। याद रखें कलोन लगाने के बाद अक्सर बहुत सारी एक लंबी लिस्ट होती है, स्टेशनरी के हो, वेजिटेबल्स के हो, या फिर कोई दूसरी ऐसी लिस्ट कि अगर शुरू में हमने एक मेन हेडिंग बोल दी, उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स नीचे आएंगे तो उस एक से पहले सिर्फ सेमीकोलन लगेगा और उसके बाद फिर आइटम्स अगर आएंगे तो आइटम्स के बीच में कॉमा लगेगा। जैसे प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, कॉलन लग गया, अ नोटबुक, अ पेन एंड योर बुक। फिर दूसरा इस्तेमाल, देयर इज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, से गुड बाय। अब देखिए टून कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ये टून इसी तरीके से ऊपर नीचे हो तो कॉलन ही लगता है कि सिर्फ एक ही काम रह गया आपके, गुड बाय कहा जाए। ही हैड वन हॉबी, कलेक्टिंग रेयर कॉइन्स। ये एक्सप्लेनेशन के तौर पर इस्तेमाल हो गया यहाँ पर। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन किसी सेंटेंस में अगर देना हो तब भी हम कॉलन ही लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों को पता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स आर यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज और एम्फेसिस। फॉर एग्जांपल वाओ,
That was an incredible performance. इस पूरे सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है. Look out या फिर congratulations on your promotion. क्वेश्चन मार्क भी इजी है, ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लेंगे. क्वेश्चन मार्क यूज टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइम इज द मीटिंग? डिड यू सी द मूवी लास्ट नाइट? वेयर इज द नियरेस्ट गेस स्टेशंस? ये सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन मार्क्स जिस सेंटेंस के एंड में लगा दिया जाए इसका मतलब यही होता है कि ये एक सवाल है. Quotation mark. Quotation mark are used to enclose direct speech, titles of short works, and when citing something verbatim. तो मुख्तसर तौर पर ये समझें आप कि जब भी आप किसी के एग्जैक्ट वर्ड को उठाकर अपने सेंटेंस में लिखना चाहें तो उसको कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखते हैं. जैसे शी सेड I'll be there by 5 o'clock. उसने कहा कि I'll be there तो उसके एग्जैक्ट अल्फाज यहाँ आ गए. जैसे she said के बाद कॉमा लगा है और फिर I'll be there by 5 o'clock कोटेशन मार्क के अंदर है. यहाँ भी रुकने का और इंटोनेशन का फ़र्क आ रहा है. The sign read no parking. ये भी एग्जैक्ट अल्फाज आ गए और टाइटल्स आ गए. He asked what's for dinner. तो ये तमाम तर एग्जैक्ट वर्डिंग है जो कि सेंटेंस में वही उठाकर लगा दिए गए हैं. Apostrophe. Apostrophe are used to indicate position or to form contractions. Apostrophe के सिर्फ दो ही काम है. Contractions यानी कि शॉर्ट कर देना वर्ड को और position शो करना. किस तरीके से ये शो करता है? That's Mary's car. अब Mary's car, मेरी का, ये मेरी की गाड़ी है. Don't forget to bring your umbrella. यहाँ do not को don't apostrophe ने शॉर्ट कर दिया. It's a beautiful day. It is को apostrophe ने शॉर्ट कर दिया. Hyphen. Hyphen are used to join word, especially compound word, or to clarify meanings. हाइपन क्या करता है कि कंपाउंड वर्ड को आपस में जोड़ देता है. दो या दो से ज़्यादा अगर वर्ड हैं आपस में रिलेशन रखते हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, मीनिंग उनकी एक ही बनती है लेकिन अल्फाज अलग अलग हैं, उनके बीच में अक्सर हाइपन लगाया जाता है. इट्स अ वेल नाउन फैक्ट. अब वेल नाउन से अगर हम हाइपन हटा दें तो ये वर्ड सही नहीं बनेगा और अगर हम इसके अंदर स्पेस दे दें तो ये गलत होगा क्योंकि वेल नाउन आपस में कनेक्टेड है. शी इज़ अ 3-year-old चाइल्ड. 3-year-old आपस में हाइपन ने ज्वाइन कर दिया. इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं अप टू डेट, फादर इन लॉ, फॉलो अप. ये सब हाइपन के ज़रिए ज्वाइन किए जाते हैं. डैश. डैश हाइपन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है, लंबा होता है. डैशेस कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ सेंटेंस और टू इंडिकेट एन एब्रप्ट चेंज इन थॉट. सबसे पहले तो डैश क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को तरतीब दे देता है हाइपन के ज़रिए, और दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि ये अगर सेंटेंस के अंदर अचानक कोई चेंज आ रहा है, अचानक चेंज, तो उस वक्त हाइपन लगाया जाता है. जैसे Her favorite colors blue and green decorated the room. दूसरा सेंटेंस, the weather sunny and warm was perfect for a picnic. I just received a letter from Aunt Susan. She is coming to visit. अब जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये abrupt चेंज शो कर रहा है. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मेरी प्लानिंग है कि अगली एक वीडियो में कंपैरेटिवली बनाऊंगा कि कॉमा, हाइपन, डैश, सेमीकोलन, कोलन कि कंपैरेटिवली आपस में क्या क्या चेंजेस कहाँ कहाँ आती है और इनमें क्या क्या फ़र्क हैं. इस वीडियो में अगर उनको मैं बनाना शुरू करूँ तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फ़िलहाल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं सिर्फ उनको ही टारगेट किया है. तो अगर आप चाहें कि मैं वो वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. पैरेंथेसिस. Parentheses are used to enclose additional information that is not essential to the main sentence. Parentheses में हम क्या करते हैं कि सेंटेंस के अंदर कोई भी इजाफी लफ्ज़ जो सेंटेंस से रिलेट ना करता हो उसको अक्सर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं. जैसे The movie which I saw last night was amazing. Which I saw last night ये irrelated है. किस तरीके से? The movie was amazing. बस इससे ये काफ़ी था. लेकिन which I saw last night ये irrelevant है, लेकिन additional information है. She arrived early around 6:30 for the meeting. तो हम ये भी कह सकते हैं कि she arrived early for the meeting. His favorite food pizza is always a hit. तो his favorite फूड इज़ ऑलवेज अहेड भी सही है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फूड के साथ पिज़्ज़ा को भी बयान कर दिया गया है. ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स आर यूज टू इनक्लोज एडिटोरियल कमेंट्स, करेक्शंस और क्लैरिफिकेशन विद इन अ कोटेशन. ब्रैकेट से आपने देख लिया होगा कि क्लैरिफिकेशन के तौर पर जो चीज़ अगर हम दे रहे हैं क्लैरिफिकेशन के तौर पर
یا پھر دوسرے الفاظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے کسی لفظ پر زور دینا ہو، اس چیز کی وضاحت کر دینی ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ اس حوالے سے ہے، تو سینٹینس کے اندر پھر ہم اس کو اسی بریکٹ میں استعمال کرتے ہیں، جیسے he said I don't think it's a good idea۔ اب یہاں یہ اس پہ زور دے رہا ہے، یہ کلیریفیکیشن ہو گئی کہ یہ زور دے رہا ہے کہ اس کا خیال نہیں تھا کہ یہ اچھا آئیڈیا تھا۔ The author wrote several novels۔ اب یہاں کریکشن کی جا رہی ہے، جس نے سیورل ناولز لکھے ہیں وہ جان سمتھ ہی تھا، کیونکہ اگلے کو شاید اس بارے میں پتہ نہیں کہ یہ تھا کون۔ اب دا ہسٹوریکل ایونٹ ٹک پلیس ان 1976۔ یہ بھی زور آ گئی اس بات پر، یہاں پر کلیریفائی کر دیا گیا۔ تو جب ہم کلیریفائی کریں یہ سوچ کر کہ اگلے کو پتہ نہیں ہوگا، یا پھر ہم اس کو کریکٹ کروائیں کہ یہ ایسا نہیں ایسا تھا، تو سینٹینس کے اندر ایسے الفاظ اکثر بریکٹ میں لکھے جاتے ہیں۔ ایلپسز بہت ہی مشہور ہے، ٹو بی کنٹینیو سب کو یاد ہے کہ ان کنٹینیو ایکشن آر اے پروسیس۔ ایلپسز آر یوز ٹو انڈیکیٹ omitted words or a pause and wait in a speech or thought۔ اب ایلپسز کیا کرتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروسیس، ایکشن، وہ بولنا وہ جاری ہے، وہ رکا نہیں ہے، لیکن بیچ سے کچھ ورڈ ہٹا دیے گئے یا پھر رک گئے ہیں، ابھی فی الحال رکے ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوا، وہ چیز اب جاری رہے گی۔ اور تیسری بات کہ جیسے یہ آئے تو مطلب یہ پروسیس، یہ ایکشن جاری ہے، آپ تھوڑا ویٹ کریں۔ آئی ایم ناٹ شیور، مے بی وی شوڈ ویٹ۔ اب یہاں پر اس نے کچھ الفاظ اومٹ کر دیے ایلپسس شو کر کے، تو لکھتے وقت یہ چیز اگلے کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں پر کچھ الفاظ ختم کر دیے۔ The plan was to meet at the park unless it rains۔ اب پلان تھا پارک میں ملنے کا، پھر تھوڑا رکے رہے ویٹ کروا کر اس وقت تک جب تک بارش نہ ہو۔ His speech was filled with pauses and uncertainty۔ اب باقی الفاظ اس نے omit کر دیے۔ سلیش اور فارورڈ سلیش، ایکسپلینیشن ہے کہ the forward slash is used to separate alternative or indicate a choice۔ سلیش جو استعمال ہوتا ہے وہ چوائس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کیا چوائس کریں گے، جیسے یو کین چوز بٹوین کافی ٹی، اب بیچ میں سلیش آ گیا تو یہاں چوائس ہے۔ پلیز وزٹ اور ویب سائٹ، ہم ویب سائٹ کے آئی ڈی میں بھی سلیشز استعمال کرتے ہیں، اور پھر ڈیٹس وغیرہ میں بھی سلیشز استعمال ہوتے ہیں کہ the event will take place on 8/15/2023۔ تو یہ اس کے دوسرے یوزیج ہے۔ چوائسز کے علاوہ ویب سائٹس اور ڈیٹس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بیک سلیش ہے، جو کہ بیک سلیش آر آفن یوز ان اے کمپیوٹر پروگرامنگ ٹو اسکیپ کریکٹرز۔ اپرسینڈ ہے جو اینڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، از یوز ٹو ریپرزینٹ اینڈ، اور پرسنٹیج سائن از یوز ٹو انڈیکیٹ اے پرسنٹیج۔ تو یہ اتنا اہم نہیں تھا، اس لیے اس کو ہم لوگ اینڈ میں لے آئے۔ اگر آپ چاہیں کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں کہ جس میں تمام پنکچویشن مارکس کا کمپیریٹیولی اسٹڈی ہوگی، اور ہر پنکچویشن مارکس دوسرے پنکچویشن مارکس سے کس طریقے سے مختلف ہے، اور ان میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں، کہاں پر کون سا استعمال ہونا چاہیے، تو اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اس میں ضرور آپ کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے وزٹ کریں مائی انگلوپیڈیا چینل۔ شکریہ۔